वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज की वीडियो में आप सभी के एसएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी का सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरा सेक्शन ए की वीडियो का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के पहले उसको देख लें। इसमें आपको सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, पहले एक बार आप उसको जाके विजिट कर लें। तो सेक्शन बी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनमें से किसी 4 को हमें अटेम्प्ट करना है, एनी 4 हमें अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है 4 का पार्ट 1, ये हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया कि इफ़ ए, मैट्रिक्स ए हमें दिया है 4 - 4 - 4/4, तो हमें फाइंड करना है पहले फाइंड ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर फाइंड करने का मतलब क्या होता है, देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये नहीं करना है कि ए स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या होता है कि मैट्रिक्स ए इंटू में मैट्रिक्स ए। ठीक है, बहुत लोग देखा गया क्या मिस्टेक करते हैं कि वो लोग इसको इन सभी टर्म्स का स्क्वायर कर देते हैं। हमें यहाँ ये नहीं करना होता, हमें यहाँ क्या करना होता है कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 4 - 4 - 4/4, एंड दूसरा मैट्रिक्स भी ए हमारे पास है 4 - 4 - 4/4। हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 4 जा 16 एंड -4 प्लस प्लस 16। दूसरा में क्या मिलेगा, फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × -4 -16, -4 और 4 -16 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगेन -16 और यहाँ पे मिल जाएगा हमें +16 यानी जो हमारा ए स्क्वायर फाइंड हुआ वो क्या आ गया, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स में मिल गया 32 - 32 एंड +32। ये हमारा क्या आ गया, तो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में। हाँ, तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, सेक्शन ए जो आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, तो ये हमें मिल गया। ठीक है, हमें मिल गया ए स्क्वायर 32 - 32 - 32 एंड 32। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, तो हमें अब फाइंड करना है, हमें इसमें क्या दे रखा है, अगेन हमसे पी की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमें सेकेंड केस में दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए। हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 - 32 ये किसके बराबर है, तो p टाइम्स ए के। ए मतलब 4 - 4 - 4 एंड 4। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है कि आखिर हमारा p क्या होगा। हमसे पूछा गया कि p क्या होगा। ठीक है, हमें p फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 32 - 32 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 4p - 4p - 4p अपॉन 4p। इनको हम कंपेयर कर लेंगे, तो 4p इक्वल्स टू क्या दिया है 32, यानी 4p हमें दे रखा है 32, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में कि हमें दे रखा है x² -4x - 2 = 0। हमें यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें बोला है कि एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है x² -4x - 2 = 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपसे बोला जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब भी आपसे इसमें बोला जाए कि इसके आंसर्स हमें अप टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस एक्सप्रेस करने हैं, तो आपको सीधा समझ जाना है कि जो भी ये क्वेश्चन है वो किसका है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें यहाँ a की वैल्यू क्या दी गई है 1, और b क्या दिया है हमें -4 एंड c दिया है हमें -2। हमें फाइंड करना है x, तो x का हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x इक्वल्स टू में -b + (b² - 4ac) 2a। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यानी x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में -c2 होगा अपॉन में 2a। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 4 + (√16 + 8 अपॉन
2 इंटू में 1, ये क्या है यहाँ पे, तो 1 है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू मिला 4 ± √24/2। ठीक है, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके क्या फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू में 4 ± √24 का फैक्टराइज कर लें 3/2, यानी हमें क्या मिलेगा 4 ± 2√2, 2 का पेयर बनाया ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 जा 6/2, तो हमें क्या मिलेगा 4 ± 2√6/2। हम जहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन करने पे 2 ± √6/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो x के हमारे 2 आंसर आ गए, 2 + √6 और दूसरा आ गया 2 - √6। ठीक है, तो x के हमारे 2 आंसर आ गए, एक 2 + √6 होगा, एक 2 - √6 होगा। अब हमें क्या करना है, हमें अब सिंपली √6 का वैल्यू फाइंड कर लेना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ देखो क्या लिखा है, यू मे यूज़ योर मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस कैलकुलेशन। तो आप सभी के मैथमेटिक्स बुक में एक मैथमेटिकल टेबल दिया गया होगा जिसमें हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ही, जिसको यूज़ करके फाइंड करना होता है, स्क्वायर रूट्स। आप उसका यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको कैलकुलेट करो। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 2 2 = 4, और इसमें किसी को डाउट हो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इसका सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दिन 4 4 = 16 176, हमें क्या मिलेगा 24। जब हमने एक बार पॉइंट लगा दिया तो हम 2 0 बढ़ाने के लिए फ्री हैं, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा अगेन 4 यानी 48। यानी अब इसके लास्ट में हम क्या नोट कर सकते हैं, तो हम एक नंबर नोट करेंगे और जिससे मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा नंबर आना चाहिए, जो क्या होगा 5 होगा। तो ये हो गया हमारा 2 + 2.45 एंड दूसरा हो जाएगा x हमारा 2 - 2.45। तो इसका आंसर हमें क्या मिला 4.45 और हमें क्या मिलेगा -0.5। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, इसका सॉल्यूशन दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, और ये जो क्वेश्चन है आपका सिमिलरिटी से पूछा गया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट 3 में हमें दिया जा रहा है कि इन द गिवन डायग्राम ABC इज अ राइट एंगल एट D, ठीक है, एंड BDF इज अ रेक्टेंगल। ये हमें बताया कि एक रेक्टेंगल है। AD हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, CE दिया हमें 4 सेंटीमीटर, BC दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है 12, यानी कि अगर हम B को फाइंड करें तो ये हमारा कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पहले बोला गया कि प्रूव दैट ADE, हमें प्रूफ करना है कि ADF सिमिलर है किसके, FEC के। हमें इन दोनों को पहले आपस में सिमिलर शो करना है कि दोनों ये ट्रायंगल्स क्या हैं आपस में और सिमिलर हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम जानते हैं कि पहले तो हम लोग फिगर बना लें। तो कुछ हमें ऐसा फिगर दिया गया है और BDFE ये 90 90 हैं सारे। ठीक है, ये A है आपका और ये C है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। तो देखो आप, इसका एक एंगल 90 का होगा और इसका भी एक एंगल कितने का होगा 90 का होगा। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल FEC। ये दो ट्रायंगल हमें दिए कि जिनको सिमिलर प्रूफ करना है, ADF एंड FEC। तो इसका एंगल D इसके एंगल E के इक्वल होगा ईच 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा, ईच 90 डिग्री। पहला हमने शो कर दिया कि इसका एंगल D एंगल E के इक्वल होगा ईच 90 डिग्री। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका एंगल जो D है वो किसके बराबर होगा, तो एंगल E के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री होंगे। देन हमें क्या दिया गया है कि अगर इसका एक एंगल हम लोग थीटा मान लें, मान लो आपका ये एंगल कितना है, थीटा है। लेट, यहाँ मैं लिखता हूँ, लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा। देन एंगल C कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स में 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम करने पे कितना आ रहा होता है, 180 आ रहा होता है। तो अगर इसका एक एंगल थीटा हो जाए, अगर इसका एक एंगल क्या हो जाए थीटा, तो एंगल B हमें 90 दे रखा है, तो एंगल C कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि जब एक एंगल B 90 हमारा है तो A और C का सम कितना होगा, और 90 डिग्री होगा। तो अगर A हमारा थीटा है तो C कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल CEF ट्रायंगल देखा जाए तो एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल F करने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए।
तो एंगल सी हमने क्या माना था 90 माइनस थीटा, एंगल ई हमें 90 डिग्री दे रखा है और एंगल एफ हमें फाइंड करना है। तो और इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एंगल एफ प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल एफ हमारा कितना आ गया, एफ भी आ गया थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एज फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 जो मैंने मेंशन किया अभी, इसको आप अपने सॉल्यूशन में मेंशन करना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। इसका मतलब कि एंगल ट्रायंगल ए डी एफ इज सिमिलर ट्रायंगल एफ ई सी बाई ए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, यानी पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हमसे सेकंड पूछा गया प्रूव दैट ए डी एफ इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो आप देखो काफ़ी सिंपल है, इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो आपका ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो ए डी एफ में हमें क्या मिल गया, एंगल डी बराबर एंगल बी 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए, ठीक है। यानी ट्रायंगल ए डी एफ हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के बाई ए ऑक्सियम, ठीक है। तो दूसरा भी आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरा हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ एफ ई, फाइंड द लेंथ ऑफ एफ ई। इसका हमें लेंथ फाइंड करना है। ए डी हमें कितना दिया था, तो ये हमें 6 दिया था, ए डी हमें 6 दिया गया था, सी ई हमें 4 दिया गया था, और बी सी हमें 12 दिया गया था। बी सी हमें 12 था, इसका मतलब ये हमारा 8 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। देखो अब जो आपका ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ए डी एफ इज सिमिलर ट्रायंगल एफ ई सी, अगर ए डी एफ आपका एफ ई सी के सिमिलर है तो इसमें हमें क्या मिलेगा, जब हमारा ए डी एफ ई सी के सिमिलर है तो इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ए डी अपॉन एफ ई का रेशियो, ए डी अपॉन एफ ई का रेशियो किसका इक्वल होगा, डी एफ अपॉन ई सी का रेशियो, डी एफ अपॉन ई सी का रेशियो एंड ए एफ अपॉन एफ सी का रेशियो, ठीक है। कैसे मैंने नोट किया है, तो पहले स्टार्टिंग के दो, इसके स्टार्टिंग के दो, लास्ट वाले दो, लास्ट वाले दो, देन फर्स्ट एंड लास्ट, देन फर्स्ट एंड लास्ट। हमसे क्या पूछा गया, एफ ई का रेशियो, एफ ई का रेशियो, एफ ई क्या होगा, लेंथ ऑफ एफ ई, ठीक है। तो ए डी हमें कितना दिया गया 6, तो 6 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू में, और सी ई हमें क्या दिया गया है, तो सी ई हमें दिया है कितना, सी हमें दिया है क्वेश्चन में आपके, देखो सी दिया है आपको 4, तो सी हो गया 4, और ये हमें बता रखा है कि बी डी ई एफ एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी जितना बी ई होगा उतना ही डी एफ होगा हमारा। तो यानी डी एफ कितना हो जाएगा आपका, तो डी एफ होगा 8। अब इन्हीं को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 6 अपॉन एफ ई हमें क्या मिल गया 2, तो एफ ई हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स एफ ई इक्वल्स टू 6, तो एफ ई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी का आंसर क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 4 के डी में हमसे पूछा गया, 4 के डी में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमें इनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सिमिलरिटी में आपको पढ़ाया जाता है कि सिंस ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या मिलेगा, तो किसी भी एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर, कोई भी एक आपको कोरिस्पॉन्डिंग साइड लेना है उसका कर देंगे आप, तो आपको इसका एरिया आ जाएगा, किसी भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर। तो हमें जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है। तो इसको हम आखिर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो आपको यहाँ दे रखा है, ये हमें पता है 6 है, ये हमें पता है 8 है, हमें यानी हम किसी भी तरह ए डी अपॉन ए बी का रेशियो फाइंड कर लें, या फिर हम लोग बी सी अपॉन डी एफ का रेशियो फाइंड कर लें, तो इसका हम आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो डी एफ बाई बी सी का होल स्क्वायर। तो डी एफ हमें क्या दिया है, तो डी एफ हमने अभी बताया आपको 8 दिया है, 8 अपॉन बी सी हमें क्या दे रखा है, तो 8 + 4 12 का होल स्क्वायर, यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 का होल स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 4/9, इनका रेशियो क्या होगा 4:9। हमें क्या याद रखना है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे डी एफ अपॉन बी सी क्यों यूज़ किया, क्योंकि तीनों में ये दोनों हमें पता थे, बाकी भी हमें पता नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो तीनों साइड्स में से कोई भी एक साइड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 केस में भी आपको टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द मीन, मंथली मीन, और हमें मेथड का यूज़ करना है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो अगर आपको मेथड मेंशन करके आएगा तो आपको पर्टिकुलर उस मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमें किससे करना है, तो स्टेप डेविएशन मेथड जो आपका तीसरा मेथड होता है। मीन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड बताए जाते हैं, शॉर्टकट, एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हमें एक चार्ट प्रिपेयर करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे कुछ बॉक्स बनाने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमें क्या दे रखा है, मंथली इनकम दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है, 0 से 4 55, 4 से 8 15 दिया है, 8 से 12 हमें 06 दिया है, 12 से 16 हमें 08 दिया है, 16 से 20 हमें 12 दिया है, एंड 20 से 24 हमें 4 दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, क्लास मार्क फाइंड करना होता है, जिसको हम एक्सआई कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सआई। तो क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं कि दोनों का सम करके 2 से डिवाइड। तो 0 + 4 2, 4/2 2 होगा हमें, 8 + 4 12, 12/2 हमें क्या मिलेगा, 6। देन इनको हम ऐड करेंगे 20, 20/2 हमें क्या मिलेगा, 10। इनको ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 28/2 14, ये होगा आपका 36/2 18, और ये होगा आपका 44/2 22। तो हमारा क्लास मार्क आ गया, ये आ गया 2 6 10 14 8 एंड 22। देन हमें क्या करना होता है, तो हमें अब अगला निकालना होता है इसमें DI। क्या निकालना होता है, DI, जिसको हम कहते हैं डेविएशन, या फिर UI निकालना होता है आपको। और वो कैसे हमें मिलता है, तो किसी एक को हम इसमें एज्यूम मीन मान लेंगे। जैसे मैंने 10 को एज्यूम मीन मान लिया। हमें क्या करना होता है कि 10 में से 2 - 10 करके इसको हम क्लास साइज से डिवाइड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं कि 2 - 10/2 क्लास साइज से डिवाइड। तो क्लास साइज हमारा कितने का है, क्लास साइज कितने का है, तो 4 का है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, क्लास साइज कितने का है, 4 का है। तो जब हमने 10 को मान लिया एज्यूम मीन, तो क्या होगा, 2 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो -8, -8/4 हमें क्या मिलेगा, -2, ये -1 होगा, 0 होगा, 1 2 एंड 3 होगा। ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं। देन हमें क्या निकालना होता है, FI एंड UI। FI मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -110। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -15, 0 × 6 क्या होगा, 0, 8 × 1 क्या होगा, 8, 12 × 2 क्या होगा, 24, एंड 4 × 3 क्या होगा, 12। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है। तो माइनस वालों को आपस में ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, -125, और इनको अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 44। यानी दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो -125 + 44 हमें क्या मिल जाएगा, 1 एंड 8 -81। अब हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी का सम करना होता है। तो ये आपका हो गया कितना, 70, और ये आपका हो गया 20, और ये 10। कितना मिल गया हमें, तो 70 + 10 + 20 कितना हो गया आपका, 100। ठीक है, कितना आ गया, 100 आ गया। तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, A प्लस में सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू में C, यानी क्लास साइज, इसको हम H भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी बुक में आपको इसको H लिखा होगा, किसी बुक में C लिखा होगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने A क्या माना था, एज्यूम मीन 10 लिया था, 10 - 81/100 इंटू 4। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 × 32 -24/100, यानी 10 - 3.24, जो कि हमारा आंसर आएगा 6.76। ये क्या रहा हमारा रिक्वायर्ड मीन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन था। कितना आंसर आ गया, 6.76। देन हमें क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 के पार्ट 2 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में कि हमें क्या फाइंड करना है कि फॉलोइंग बिल शो द GST रेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, LED TV आपका 12,000 का है, क्वांटिटी 1 है, रेट ऑफ GST 28% है। MP4 प्लेयर 5,000 का है, क्वांटिटी 1 है, रेट ऑफ GST 18% है। तो फाइंड अ टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग GST फॉर द अबव बिल। हमें इस बिल के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो आपका LED TV जो है, जो आपकी LED TV है, इसका मार्केट प्राइस कितना है, 12,000 है, और इसमें हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। तो हमें कस्टमर को हमें क्या देना होगा, 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा प्लस 28% GST।
तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा एलईडी टीवी पे 12,000 इंटू 28/100, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, तो 120 इंटू 28, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 28 इंटू 120 हमें क्या मिल जाएगा 904 एंड 2 0 6 3 एंड 3 क्या आ गया हमें, तो 3,3360 रुपीज़ हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो टोटल प्राइस, तो पहला प्राइस जो 12,000 रुपये का आपका एलईडी टीवी है प्लस जीएसटी जोड़ के हमें कितना पे करना पड़ेगा 15,360 रुपये, किसके लिए, एलईडी टीवी के लिए, ठीक है। देन सेकंड पे हमारा क्या है, तो सेकंड पे हमारा है 5,000 रुपये का म्यूज़िक प्लेयर है, इस पर 18% जीएसटी लगा है। तो 5,000 रुपये का 18% जीएसटी आप कैलकुलेट कर लो, थोड़ा आप इसको स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो टोटल 900 रुपीज़ हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा किस पे, MP4 प्लेयर पे। तो MP4 प्लेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 900, टोटल कितना होगा 5,900 रुपीज़ MP प्लेयर का। तो टोटल बिल कितना पे करेगा, इन दोनों का सम 0 6 2 1 एंड 1, यानी इतने रुपए उसको टोटल पे करने पड़ेंगे अपने इन दोनों फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो उसका टोटल अमाउंट कितना पे करेगा जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी कस्टमर अबव बिल के लिए 21,260 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा 5 के। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 5 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 हमारा। इसमें हमें क्या दिया है कि इसमें हमें सर्कल दे रखा है, सर्किल का एक क्वेश्चन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमें क्या दिया है, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर, वो क्या है हमारा, इस फिगर का वो हमारा सेंटर है, इस गिवन फिगर का वो हमारा सेंटर है, ठीक है। वो इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड AB इज़ अ टेंजेंट, AB क्या है हमारा टेंजेंट है टू द सर्किल एट B, और एंगल PQB, एंगल PQB हमें दे रखा है 55। तो हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, ठीक है। हमसे ये एंगल्स पूछे गए हैं X, Y एंड Z, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक क्वेश्चन है और इसे हमें सिंपली फाइंड करना है। तो अगर आपने सर्कल चैप्टर अभी पढ़ लिया होगा और पढ़ने के बाद आप वीडियो देख रहे होंगे, तो देखो हमें क्या बताया जाता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में कितने का एंगल होता है, तो 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, यानी एंगल बी हमारा कंप्लीट कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ये बी कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। तो हमें अगर फिगर को बनाया जाए थोड़ा सा इसको, तो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ना PQB, PQ और B, और ये साइड आपका है, और हमें बता रखा है कि ये क्या है टेंजेंट है, जो बी हमारा ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ना सर्किल पे बी, ऐसा कुछ फिगर है आपका, थोड़ा इसको सही कर लेंगे। बी हमारा क्या है टेंजेंट है, तो ये एंगल कितने का हो गया 90 का हो गया, ये हमारा 55 का है। तो इन ट्रायंगल PQB एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q हमें क्या दे रखा है 55 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल P की P कितना होगा, P कितना होगा, ठीक है, हमें P फाइंड करना है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल B हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो P हमें फाइंड करना है, Q हमें दे रखा है 55 का, B हमें दे रखा है 90 का, यानी एंगल P कितना होगा, तो 180 माइनस 145, एंगल P हमें कितना मिल गया 35 डिग्री। कितना आ गया हमारा P 35। अब देखो आपको एक थ्योरम पढ़ाया जाता होगा कि जब P आपका 35 है, P आपका कितना आ गया 35 डिग्री है, तो ये जो Z होगा आपका ये कितना होगा, इसके इक्वल होगा। एक हमें थ्योरम पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बना हुआ एंगल कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा SB हमारा कॉर्ड है, AB हमारा टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल कौन बना है Z बना है, और इस कॉर्ड SB द्वारा एंगल P बना है कहाँ पे सरकमफ्रेंस पे, जो कितना है 35 डिग्री का है। तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, यानी Z बराबर क्या हो गया एंगल P, रीजन होगा एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। यानी Z भी कितना हो गया 55 डिग्री का, Z कितना आ गया 55 का। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो SB कॉर्ड द्वारा एंगल P कहाँ बना है सर्किल पे, और SB कॉर्ड द्वारा ये Y कहाँ बना है सेंटर पे बना है। तो एंगल हम लिख सकते हैं ना कि एंगल SOB इज 2 टाइम्स एंगल SPB, और रीजन क्या होता है एंगल सब्सटेंस बाई एंगल
subtends by chord at the center is double the angle subtends by it at the remaining circle यानी किसी कॉर्ड द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है सेम कॉर्ड से सर्किल के अदर किसी पार्ट पे बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है वो, कि डबल कितना होता है, डबल होता है, यानी कि ये वाला एंगल इसका डबल होगा, यानी y क्या होगा हमारा, तो y हो जाएगा 2 टाइम्स 55, y हमें मिल गया 110, y कितना आ गया 110, तो x आपका 55 था, y आपका 110 है। अब हमें फाइंड करना है x, ठीक है। तो सेम आर्क कॉर्ड कॉर्ड एस बी आपको क्यू भी बना रहा है और सेम कॉर्ड एस बी आपका एक्स भी बना रहा है। तो एंगल एक्स बराबर क्या होगा, एंगल टी, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। तो एक्स भी कितना आ गया हमारा 55 का आ गया, तो वाई जेड भी 55, एक्स भी 55, वाई हमारा 110। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 के पार्ट 2A का सॉल्यूशन। अब हमसे क्या बोला गया, हमें प्रूफ करना है कि आर बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो आर बी लाइन है ये पी क्यू के पैरेलल है। आर बी वाला किसके पैरेलल है, पी क्यू के, हमें प्रूफ करना है। तो देखो आप सिंपली कैसे कर सकते हो, अब हमारा टोटल एंगल 55 का था, जेड हमारा कितना आया है 55 आया है, तो ये कितना हो जाएगा 35। आप इसको लिख लेना खुद ही स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो हमारा एंगल बी कितने का है, 90 का था कंप्लीट ना, तो एंगल बी के दो पार्ट हो गए, एक 55 दूसरा हो गया 35। तो अगर दो लाइन हमने ऐसे बनाए हैं पी और बी, ये हमारा 35 का है और ये भी हमारा कितने का बना है एंगल, हमें प्रूफ करना है कि आर बी पैरेलल टू पी क्यू, ये हमें शो करना है। तो किसी भी तरह हम ये दिखा दें कि यह वाला एंगल इसके बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे कि अल्टरनेट एंगल से दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। तो अगर ये आपका 2 × 35 70 का होगा, सॉरी इसको आप सही कर लेंगे, कितने का होगा 70 डिग्री, क्योंकि ये इसका डबल है ना, y का डबल है ना, इस वाले का डबल ये है, तो कितने का होगा 70 डिग्री का होगा, ठीक है। देन ये वाला एंगल इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट, कैसे वर्टिकली अपोजिट से, तो ये भी हमारा 70 का है। तो और ये पी आर आर्क हमारा सेंटर पे 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सेम पी आर आर्क सरकमफ्रेंस पे कितने का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 35 का बनाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, लाइन पी क्यू पैरेलल टू आर बी होगा, यही इसका स्टेटमेंट है। सिंपली कैसे करना है हमें, तो हमने ये देखा कि y हमने फाइंड किया, y क्या होगा इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट, जब ये 70 का बनाया तो यहाँ कितने का बनाएगा 35 का बनाएगा, ये भी 35 ये भी 35, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइन आर बी पैरेलल टू पी क्यू। और आप यहाँ थोड़ा सा एक सही कर लेंगे, एस पी बी कितना है हमारा 35 था ना, मैंने इसको 55 नोट किया था, ये कितने का होगा 70 डिग्री, ठीक है। और एस एंगल एक्स बराबर क्या है पी के है, ये भी कितने का होगा 35 का होगा, इसको आप करेक्ट कर देंगे, सॉरी 35, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन रहा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा दोबारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है कि देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 3375, ठीक है। तो 3 नंबर हमें जीपी में लेट करने हैं। देखो जीपी भी आपके सिलेबस में है, सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग जीपी कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो हमें इसमें दिया है कि हमें क्या करना है, 3 नंबर लेट करने हैं जीपी में। तो इसको हम कैसे लेंगे, लेट द नंबर फर्स्ट नंबर बी ए बाई आर, सेकेंड नंबर ए एंड थर्ड नंबर ए आर। ये हमारा जीपी में 3 नंबर लेट करने का तरीका होता है। पहला नंबर हमने क्या मान लिया ए बाई आर, दूसरा हमारा ए है और तीसरा क्या है ए आर। हमसे क्या बोला गया कि 3 नंबर किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो जीपी में होने का मतलब क्या है कि इस फॉर्म के हैं ये, ठीक है। अब हमें इनका दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हमें दिया गया है कितना इज 3375 इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं,
जब इन तीनों ही नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया है 3375, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी A/R इंटू AR हमें क्या दे रखा है 3375, ठीक है। एक रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लें तो A³ हमें क्या मिल गया 3375, ठीक है। पहला केस हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया, पहला कंडीशन हमें यहाँ से मिल गया कि A का क्यूब क्या होगा 3375, ठीक है। अब देन हमें क्या बोला गया, यानी अगर इसको हम फाइंड करें कि किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 3375 को हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। तो हमें क्या मिला, 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं 1 1 2 एंड 5, देन अगेन इसको हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे, 3 3 जा 3 4 जा एंड 3 3 जा 3 7 जा एंड 3 5 जा, अगेन इसको हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे, 3 1 जा 3 2 जा एंड 3 5 जा, यानी इसको हम 5 से कर पाएंगे 25, ये 5 से 5 टाइम्स में एंड 5 से 1 टाइम्स में, यानी ये क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 3375। तो हमें ए मिल गया 3 इंटू 5 जो कि आ गया 15, कितना आ गया ए हमारा 15 आ गया। तो पहले केस से हमें, पहले कंडीशन से हमें ए मिल गया। अब सेकेंड केस हमें क्या दिया है कि द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, यानी पहले और दूसरे को अगर हम ऐड करें तो A/R इंटू में ए प्लस नंबर एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, यानी A इंटू AR, तो हमें क्या मिल रहा है कितना 750। तो A की वैल्यू क्या थी 15 थी, यानी 15/R बाई इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15 इंटू R, हमें क्या मिला 750, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया 15 का स्क्वायर यानी 225/R प्लस 225 इंटू R, हमें क्या मिल गया 750, यानी जब इसको हम 225 अगर हम कॉमन कर लें तो 1 प्लस R हमें क्या मिला 750, ठीक है। तो हमें 1 प्लस R स्क्वायर बाई R क्या मिल गया 750/225, कितना मिला 225। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, दोनों को ही अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो ये 30 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 25 के टेबल में 9 बार में, यानी 10/3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 10R, यानी 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। कैसे मैंने किया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे क्या किया गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम जब इसको स्प्लिट करेंगे तो 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, यानी 3R हम कॉमन कर लें तो R माइनस 3 माइनस 1 कॉमन कर लें, R माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, यानी R माइनस 3 एंड 3R माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें R क्या मिल गया है, तो या तो R हमारा 3 होगा या फिर R हमारा क्या होगा 1/3 होगा। तो हमें इसके दो जीरोस मिल गए 3 एंड 1/3, ठीक है। R आ गया 3 या फिर 1/3। तो हमारे पास दो कंडीशन है कि अगर हम फर्स्ट केस में A को 15 मान लें और R को 3 मान लें, R को क्या मान लें 3 में, तो हमारे 3 नंबर्स क्या होंगे, तो पहला नंबर होगा हमारा 15/3, दूसरा नंबर क्या होगा 15 और तीसरा नंबर क्या होगा 15 इंटू 3, यानी 5, 15 एंड 45। ये हमारा पहला केस बनेगा। 3 नंबर्स हम ऐसे ले सकते हैं 5, 15 एंड 45। सेकेंड केस हमारा क्या बनेगा कि हम A को 15 मान लें और R को हम 1/3 मानें। तो पहला नंबर हमारा A/R, दूसरा A है और तीसरा AR है। तो ये कैसे फॉर्म हो जाएंगे, तो 15/1/3, 15 एंड 15 इंटू 1/3, यानी ये 45, 15 एंड 5। तो ये दो हमारे पॉसिबल इसके आंसर हैं 5, 15, 45 या फिर 45, 15 एंड 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में हमें दिया गया है कि द गिवन टेबल शो द एज ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये दिया गया हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो आप जब इसका हिस्टोग्राम चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप काफ़ी इजीली इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। और हमसे बोला कि फाइंड द मॉडल एज ऑफ हिस्टोग्राम, तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे बार ग्राफ पे, क्योंकि मेरे पास इस समय बार ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं बता पा रहा। इसका हिस्टोग्राम का बस मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। इसका हिस्टोग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और जिसका सबसे ज़्यादा हाइट वाला फॉर्म होगा उससे हमें क्रॉस करना है, और जहाँ पे मिल जाएगा वही हमारा क्या होगा
ये हमारा मोड हो जाएगा। तो इसका हिस्टोग्राम आप लोग खुद ही बनाएंगे, खुद से सॉल्व करेंगे 6 के पार्ट सेकंड को, और अगर इसमें डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7, और 6 के पार्ट 7 में हमें दिया है कि अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। तो हमें इसमें दे रखा है कि अ टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 7 मीटर ईच, द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द टेंट एंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। ठीक है, तो हमें इसमें दो क्वेश्चंस मिक्स कर दिया गया है कि पहले तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा सर्कुलर टेंट है, सिलिंड्रिकल टेंट है, वो कैसा है। तो सिलिंड्रिकल टेंट हमारा कुछ इस शेप का है, एक जो हमारा सिलिंड्रिकल टेंट है उसका शेप कैसा है, तो सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी एक सिलेंडर है और इसके ऊपर आपका एक कोनिकल टॉप बना हुआ है, ऐसा कुछ आपके टेंट का शेप है। इसका टोटल हाइट हमें दे रखा है 14 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है 7 मीटर। ठीक है, एंड इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 7 मीटर, इन दोनों का हाइट हमें दे रखा है 7 मीटर और इसका भी रेडियस हमें दे रखा है 7 मीटर, सॉरी रेडियस दोनों का 7 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट हमारा 14 है। ठीक है, टोटल हाइट हमारा कितना है, 14 है, और इसका हाइट हमें नहीं पता है। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द टेंट। तो देखो यार, क्वांटिटी ऑफ एयर मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द टेंट क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब आप समझ लो कि वॉल्यूम ऑफ द टेंट हमें फाइंड करना है। तो टेंट का वॉल्यूम ऑफ द टेंट हमें क्या दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेंट जो हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई हमें, यानी दोनों में हम क्या कर सकते हैं, पाई को छोड़ दें ऐसे, आर हमें क्या दे रखा है दोनों के केस में 7, तो 7 स्क्वायर इंटू एच हाइट ऑफ सिलेंडर, मान लो आप हाइट ऑफ सिलेंडर है, प्लस 1/3 पाई 7 स्क्वायर इंटू में हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो दोनों ही केस में हम क्या कर लें कि पाई एंड 7 स्क्वायर को हम कॉमन कर लें। तो अगर हम पाई एंड 7 स्क्वायर को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो हमें देखो, आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो आप लोग, तो हमें क्या बता रखा है कि इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 7 मीटर ईच, हाइट और रेडियस दोनों क्या है 7 मीटर ईच, एंड द डेट ऑफ टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 14। तो हाइट ऑफ सिलेंडर में क्या दे रखा है 7 मीटर, तो टोटल हाइट 14 है, तो हाइट ऑफ कोन भी क्या होगा 7 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ अगर हाइट की वैल्यू पुट करें तो पाई क्या होगा हमारा 22/7 इंटू 7 हाइट हमारा, हाइट ऑफ सिलेंडर में दे रखा है 7 प्लस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 एंड हाइट ऑफ कोन भी हमें क्या दे रखा है 7। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से हमारा 7 कैंसिल, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा 22 इंटू में 49 प्लस 1/3, 22 इंटू में 49। ठीक है, यानी हमें क्या मिल जाएगा कि 22 एंड 49 हम कॉमन कर लें, हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1/3। मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना ईजी कर रहा हूँ आपके लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा 22 इंटू 49 इंटू में 4/3, यानी कि 4/3 इंटू 22 इंटू 49 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट। आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें क्या दे रखा है, इसके बराबर है 4/3 22 इंटू 49, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू 22 इंटू 49। ठीक है, तो 4/3 हमारा कैंसिल, इसलिए मैंने 4/3 को सिंप्लीफाई नहीं किया था। अब हमें 22/7 इंटू में आर क्यूब, 22 इंटू 49, यानी हमें आर क्यूब क्या मिलेगा, तो 22 इंटू 49 इंटू 7/22, यानी आर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ
49 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और हमारे इस चैनल पे आपको एम एल अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस किया जाता है, आप उसको देखना ना भूलें। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, इसमें हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। इसमें हमें दिया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज इंटरसेप्टेड बाय द एक्स एक्सिस एट पॉइंट एम, ठीक है, एंड द वाई एक्सिस एट द पॉइंट एन। पॉइंट एन पे एक्स एक्सिस, पॉइंट एम पे एक्स एक्सिस को, पॉइंट एन पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है एट आर, एंड मीट्स द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। तो हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड एन। देखो तो एम का कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा, -1, एम कैसा होगा आपका, तो -1, 0, एंड एन कैसा होगा तो आप देख के बता दोगे 0, -1, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल रहा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस हमसे पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस कैसा होगा, तो 0, 6। अभी तो बहुत ईजी क्वेश्चन आप समझो, आपसे पूछा गया है। और स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी मतलब क्या हुआ, अब जब कोई लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करे और उसका हमें स्लोप फाइंड करना होता है, तो उसका फार्मूला मैंने क्या बता रखा है आप सभी को, कि स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करने का फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, ए भी पता है और हमें बी भी पता है, ठीक है, ए बी दोनों पता है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें क्या मिल जाएगा, तो हम सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं, y2, यानी मान लो आपका ये y2 है और ये क्या है, y1 है, यानी -3 - 2 अपॉन x2 - x1, 2 - -3, तो हमें क्या मिल जाएगा, -5 अपॉन 2 + 3, यानी -5/5 हमें मिल गया -1, यानी स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गया, -1। देन हमें डी दिया गया, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। तो हमें क्या बताया गया कि जो पी क्यू है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। जब कभी 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, -1, यानी लेट द स्लोप ऑफ पी क्यू बी m1, ठीक है। देन स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, हमें बताया गया। यानी m1 × -5 इक्वल्स टू आ गया, सॉरी m1 × -1 आ गया -1, यानी m1 क्या होगा, तो -1/-1 जो कि हो गया 1, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ गया, 1 आ गया। और पी क्यू किस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पी क्यू लाइन पी क्यू पासिस थ्रू पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी हमारा कैसा है, 0, 6 है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करने का फार्मूला मैंने क्या बता रखा है, y - y1 m टाइम्स x - x1। तो हमें इसका स्लोप भी पता है, m भी पता है और पॉइंट्स भी पता है, यानी y - 6 1 x - 0, तो हमें क्या मिलेगा, y - 6 = x, यानी कि x - y + 6 = 0। ये क्या हमारा रहा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। और इतना इजी क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया है अभी तक का, अगर देखा जाए पूरे पेपर का, सेक्शन ए का है या फिर सेक्शन बी के हैं, तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। अगर आपने अच्छे से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया कि, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया, 7 के पार्ट 2 में, कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships A and B, 2 ships A and B on opposite sides of lighthouse, ठीक है, 100 मीटर respectively 42 and 45 डिग्री। द लाइन joining 2 ships passes through the foot of the lighthouse, इनके foot of the lighthouse से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, ठीक है। देखो कैसा, कितना सिंपल सा भी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपको एंगल थोड़ा सा दे रखा है कॉम्प्लिकेटेड। हमें एंगल दे रखा है 54 and 42, जिनका हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो चार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल वाला, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका हाइट हमें 100 दिया है, इसका एंगल हमें 42 डिग्री दिया है। तो हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 ships, ठीक है। एंड फिर हमें बोला कि गिव योर फाइनल आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। हमें क्या देना है, इसका फाइनल आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर।
और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें आपको देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पीछे दिया गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स दिए गए हैं पीछे, साइंस का, कोसाइंस का, टेन का, टेंजेंट का। तो इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट ही यूज़ करना है, 10 यूज़ करना है। तो देखो 1054 का वैल्यू भी आपको दिया गया है 1.3764 एंड 1042 का वैल्यू भी आपको दिया गया है कितना 0.9004, ठीक है। तो इनको हमें यूज करके क्या करना है, अपना वैल्यू कैलकुलेट करना है, अपना फाइंड करना है आंसर। तो पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल ADC 1054 हमें क्या मिलेगा, तो CD अपॉन में AD, और 1054 की वैल्यू क्या थी 1 भी मैंने आपको दिखाया क्या थी वैल्यू इसकी 1.37। हमसे बोला गया कि नियरेस्ट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमें गिव योर फाइनल आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करते हैं। तो CD हमें क्या मिलेगा, तो क्या हम इसको 4 डेसिमल प्लेस पे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारा आंसर ताकि एकदम एक्यूरेट आए। तो हमें इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 1.3764, CD हमें दे रखा है कितना 100 और AD हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इन होता है 10 का फार्मूला। तो हमें AD क्या मिल जाएगा 1.3764 इंटू में AD अपॉन इज इक्वल टू 100। तो AD हमें क्या मिलेगा 100 अपॉन में 1.3764, यानी इसको अगर नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करें तो 100 अपॉन में 1.37, ठीक है। तो AD आप चाहो तो इसके 2 वैल्यू तक भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन आपका क्या हो, थोड़ा सिंपल हो जाए। तो AD हमें क्या मिलेगा 10,000 अपॉन में 137, आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। आपका कुछ एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। देन हम फाइंड करेंगे इसमें BD, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1042, तो हमें क्या मिलेगा CD अपॉन में BD, ये आपका क्या है D है, मैंने मान रखा है। तो 1042 इसकी वैल्यू क्या थी 0.9004, हमें मिल गया CD 100 अपॉन में BD। तो BD हमारा क्या आएगा, तो BD हमारा अगेन क्या फॉर्म होगा 100 अपॉन में 0.9004 जो कि होगा 100 अपॉन में, और इसको हम पॉइंट के पास सिर्फ 2 नंबर काउंट कर ले तो 90, ठीक है। यानी 10,000 बाई 90, तो यानी हो जाएगा 1000 बाई 9, ठीक है। तो ये हमारा BD आ गया और ये हमारा AD आ गया। इन दोनों का हम सम कर लेंगे तो हमें इन दोनों शिप का डिस्टेंस मिल जाएगा। AB क्या होगा AD प्लस BD। तो आप लोग इसको खुद एक बार कैलकुलेट करना है क्योंकि अगर कैलकुलेट करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग इसको खुद ही एक बार कैलकुलेट करके दोनों का हम आपस में ऐड करेंगे और इस तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा। फिर दूसरे आंसर में क्या बताना है हमें, जो आपका आंसर आया है उसको नियरेस्ट हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 को सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन देख लें, समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।